बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 12 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मिलिट्री राज डे 13। सबसे पहले आपको याद दहानी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और खबरों का आगाज़ करते हैं एक लतीफ़े से। जी हाँ, पहली खबर असल में एक लतीफ़ा है। लतीफ़ा हुआ है तुर्कमानिस्तान में, जहां पर इस वक्त फॉर्म 47 के जोकरे आज़म या वज़ीर आज़म पहुंचे हुए हैं। आपको पता है कि वो हर जगह पर एक कारनामा सर अंजाम देते हैं। वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसे ज़ोर से पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अगला बंदा छुड़वाता रहे। जो इंटरनेशनल अदब आदाब होते हैं, डिप्लोमेटिक या इस लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करते तो आप हाथ खींचते तो नहीं हैं, अशारे कनाए होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, बातचीत में आप ऐसा कुछ करते हैं कि मैं चलता हूँ या अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उस सब को रद्द करते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि अमली तौर पर सियासत के अंदर इंटरेक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चीफ मिनिस्टर के साथ भी, शुरू में उनके साथ होते भी देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की मुझसे शनासाई हुई तो मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसी जगहों पर ये देखा कि छोटे शहरों में, देहाती इलाकों में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप किसी काउंसलर या ऐसे शख्स जो एस्पायरेंट हो कि मैंने एमपीए शैम्पीए बनना है लेकिन उसका कद काठ अभी वो ना हो और उसे टिकट कभी भी मुयस्सर ना आई हो, उसके हत्थे कोई अहम आदमी पार्टी का चढ़ जाए, कोई भी हो, तो वो बस इस बात को गनीमत समझता है और अगर एक दफ़ा आपने हाथ उसके हाथ में दे दिया तो फिर वो उम्र भर का साथ होता है। मतलब वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होता, हाथ पकड़ लेता है और अपनी पूरी बात सुना के आपके साथ जो होता है, हो महीना आपका टाइम ज़ाया होता है, कोई मीटिंग निकलती है, उसने अपनी पूरी बात सुनानी। हालांकि उसको ये समझ नहीं होती कि इसका इफ़ेक्ट काउंटर होता है और आप अगली दफ़ा से उस बंदे को दूर से देखकर ही कतराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसने कोई काम की बात नहीं करनी, वक्त ज़ाया करना है। अब जो कुछ शहबाज शरीफ हर जगह पर करते हैं, यहाँ भी किया, लेकिन काम ख़राब हो गया। ये शहबाज शरीफ साहब की जो वहाँ टीम है, टीम ज़रूरी नहीं जो 5 लोग उनके साथ गए हैं, जो ओवरऑल इस वक्त वहाँ पर टीम है ग्राउंड पर पाकिस्तान की, उनमें से किसी ने हमें ये बताया कि असल में सदर पुतिन बाथरूम जा रहे थे। जी हाँ, वो रेस्टरूम जा रहे थे और जाहिर है पानी वानी पिया होगा, वो रेस्टरूम जा रहे थे और बीच में शहबाज शरीफ साहब ने कट मारा और उनसे मुसाफा किया। अब ये मुलाकात तय नहीं थी, ये कहीं स्केजुअल नहीं थी। ये जो अमूमी तौर पर चलते हुए भी बातचीत होती है, ये भी स्केजुअल होती है हेड ऑफ स्टेट्स की। मीन आपने एक जगह से 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी वॉक करनी है, 1 मिनट का इंटरेक्शन भी करना है, 30 सेकंड का भी आपने मुसाफा करना है। अमूमी तौर पर यह तय होता है। कभी कभार बगैर तय हुए भी कोई इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि आप हाथ पकड़ लें और छोड़े ना। अब आपने ज़रा गौर से स्क्रीन पर इस वीडियो को देखना है। गौर कीजिए कि पुतिन जो है, पहले तो सबसे पहले सदर पुतिन के बारे में ये समझ लीजिए, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो लोग बहुत फिज़िकली फिट होते हैं वो आम लोगों की तरह उनकी क्रैम्प्स वगैरह कम पड़ते हैं, वो बहुत सीधा और स्ट्रेट खड़े होते हैं, उनका पोस्चर बहुत बेहतर होता है खड़े होते हुए, उनकी बॉडी मूवमेंट बहुत बेहतर होती है, उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। इसी तरह वो कुर्सी पर बैठे हुए भी उछलते नहीं रहते इधर उधर। दैट शोज़ कि उनका कंपोजर, फोकस और उनका हेल्दी लाइफस्टाइल उनको बहुत ही वो कंफर्टेबल होते हैं। इवन बड़ी लंबी सिटिंग्स में भी वो बहुत कंफर्टेबली बैठकर चीज़ें देखते हैं। अब आप इस वीडियो में देखें कि सदर पुतिन जो है वो अपनी अमूमी हरकतों के अपोजिट, क्योंकि अमूमी तौर पर वो बहुत स्ट्रेट वॉक करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उनसे रशिया में मुलाकात हुई थी, मैं साथ गया था, मुझे याद है उनका उस वक्त का भी वो सारा बिहेवियर। वैसे भी क्योंकि हम इसी काम में हैं तो सारा टाइम इंटरनेशनल जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो पुतिन बहुत ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हैं, छलांगे नहीं मारते वो, बल्कि वो बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अब हमारे जो ज़राए हैं वहाँ पर ग्राउंड पर वो बता रहे हैं, ये जो पिलर है इसके इस तरफ को, ज़ाहिर है डायरेक्शन अब वीडियो की मैं इस तरफ कह रहा हूँ, हो सकता वो दूसरी तरफ हो वीडियो में, क्योंकि कई दफ़ा वो अपोजिट आपको लगता है वीडियो में। तो बहरहाल हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस पिलर से एक तरफ को रेस्ट रूम था जिसकी तरफ सदर पुतिन ने जाना था
और सदर पुतिन उस तरफ रवान दवान थे कि दरमियान में इन्होंने कट मारा और हाथ दे दिया। उसके बाद अब आप खुद ही वीडियो में देखिए कि वो कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं। जाहिर है प्रेशर है उसमें, वो क्या करें। और वो भी ज़रा थोड़े से फिजिकली फिट आदमी कोई और होता तो इनकी मिन्नत ही कर लेता, या इनको पर हाथ पकड़ के साथ ही ले जाता तो कहता चाचू जी आप मुझे करवा ही आए मतलब बाथरूम पास ही खड़े हो जाइएगा। यकीन करें अगर पुतिन इनको ये कहते तो ये कभी इनकार ना करते, ये बल्कि कहते कि आप कीजिएगा और मैं खड़ा होकर वहाँ पर सी 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 सी, वो जो माओं के साथ बच्चों के साथ माएँ करती हैं, सी वी वी वी, जो भी हर घर की अपनी आवाज़ होती है, तो वो अब वैसे कम होती है, मेरा ख्याल पुरानी माएँ ज़्यादा करती थी। अब वाले बच्चे तो डिजिटल हैं, वो इन आवाज़ों के बगैर ही वो ज़्यादा पसंद फरमाते हैं कि उनका आईपैड उनके साथ हो, और वो आईपैड के ऊपर ही, आजकल सब कुछ आईपैड के ऊपर ही है। लोरी भी आईपैड पे है, और ये जो वीवी करनी है ये भी अक्सर आईपैड के साथ ही हो जाती है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब हर तरह की वहाँ पर, मुझे पता है मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मज़ीद नहीं करूँगा ये, लेकिन ख़बर ऐसी थी, ज़राए वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। अब पुतिन बेचारे हाथ भी छड़वाने की उन्होंने एक आध दफ़ा कोशिश की, आप देख सकते हैं। उन्होंने इनकी कोहनी पर भी ऐसे हाथ किया कि अच्छा चलें ठीक है फिर चलते हैं। वो 2 दफ़ा उन्होंने 3 दफ़ा ऊपर नीचे भी हुए, ज़ाहिर प्रेशर में थे, लेकिन शहबाज शरीफ हैं कि छोड़ नहीं रहे। अब ये पाकिस्तान के लिए हज़ीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सज़ा है इज्तमाही तौर पर, कि ये जोकर जो है इसको वज़ीर आज़म बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही, ये भी और इनकी भतीजी भी। आपने याद ही है जब वो बाहर जाती हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर डालती। लेकिन बहरहाल ये आज सबसे बड़ा ड्रामा वहाँ पर होता रहा, और भी कई ड्रामे निकलेंगे इस सारे काम के अंदर से, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये एक बड़ा ड्रामा कि बाथरूम जाते इन्होंने उनको पकड़ लिया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीबीसी के साथ बातचीत की है वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, और वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अभी हो। कहा उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि मेरिट पर तकर्री कोई भी नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर को जो है वो आने दिया जाए, लेकिन वो मेरिट पर आते थे इसलिए हमने उनकी तकर्री की। मेरिट पर हम नून वाले तकर्री करना चाहते थे, जनरल बाजवा और दूसरे नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 8 से 9 दिन रुकावटें डाली, धमकियां दी, मैं टेक ओवर कर लूँगा, मुझे एक्सटेंशन दे दें। आसिम मुनीर को वो नहीं बनने देना चाहते थे आर्मी चीफ, ये कहना है उनका। वो ये चाहते थे कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया जाए, ये कहना है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। अब बीबीसी को वो ये बता रहे हैं, और ख़तरनाक तरीन इल्ज़ामात वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर लगा रहे हैं। अब चले मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए कि वो दुरुस्त ही ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि फिर अकेले जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल क्यों, जनरल बाजवा का तो अब खुद जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने गवाही दे दी है। अब तो इस सबूत के ऊपर ही उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि हमें 8 से 10 दिन तक वो रुकावटें डालते रहे और धमकियां देते रहे और कहते रहे कि मुझे आर्मी चीफ लगाएं। इससे बड़ा मिसकंडक्ट और क्या होगा। यहाँ पर तो आर्टिकल 6 लगता है सीधा सीधा, या इनका कोर्ट मार्शल करें या आर्टिकल 6 लगाएं जनरल बाजवा पे, उन्हीं को जिनको मुल्क से बाहर रवाना कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो फॉर्म 47 के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी इस गवाही के बाद भी अगर आप जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल नहीं करते तो फिर सभी को समझ होगी कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। अब ज़रा आगे ज़रा इस सारे मामले को समझें और आपके सामने एक दो चीज़ें और रखते हैं जिससे आपको सारी हकीकत समझ आ जाएगी कि सब कुछ हो क्या रहा है। जनरल बाजवा ने मिन्नतें की, धमकियाँ दी, लालच दी कि मुझे आर्मी चीफ बनाओ। धमकियाँ, मिन्नतें, लालच, सब कुछ कर दिया। तो आप अब आसिम मुनीर साहब किसी एक चीज़ पर उनका कोर्ट मार्शल कर दें, आर्मी चीफ किसी को मिन्नतें करे, ये भी तो मेरा ख्याल है कि शान शान नहीं है फ़ौज के, और वो भी अल्लाह की फ़ौज के, वो भी इतनी एक न्यूक्लियर फ़ौज के, वो मिन्नतें करता फिरे इस तरीके के लोगों की आपके सामने। ख्वाजा आसिफ को तो कोई बंदा सीरियस नहीं लेता और वो कह रहे हैं हमारी मिन्नतें करते थे। फिर धमकियां दे आर्मी चीफ ऐसे सियासी लोगों को, वो भी कानून के ख़िलाफ़ है। लालच दे मतलब रिश्वत दे, रिश्वत ऑफ़र करे या रिश्वत ले, तो अब आपकी मर्ज़ी है किस गुनाह के ऊपर आपने करना है। अगली सुने, मैं एक दिन मुझे जनरल बाजवा का फ़ोन आया कि मैं तुम्हारा और शाहिद खाकान अब्बासी का खाना करना चाहता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ये बता रहे हैं, वो भी नून लीग में थे उस वक्त। तो जनरल फैज़ आपको लेने आ रहे हैं। जनरल फैज़ खुद गाड़ी चलाकर आए
हमें लेकर गए। वहाँ पहले से ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। सियासी गुफ्तगू भी हुई। उसके कुछ अरसे बाद मैं और शाहिद खाकान अब्बासी जेल चले गए। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ भी यही बताते हैं कि एक दफ़ा हमें बुलाया और जनरल अमजद जो ससुर थे जनरल बाजवा के, उनके घर पर मुलाकात हुई, जहाँ पर जनरल फैज़ भी थे, और उन्होंने और जनरल बाजवा ने उन्होंने हमें पंजाब की हुकूमत जो है वो ऑफ़र की और कहा कि पंजाब को टेक ओवर कर लें। और वो ये कह रहे हैं कि 2018-19 की बात है, 18 के आखिर या 19 के शुरू की बात है। और ये जनरल जो ख्वाजा आसिफ हैं, ये टेलीविज़न पर बारहा कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हमें ऑफ़र की। अब इसके बाद भी अगर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल नहीं होता तो फिर सब कुछ वाज़ेह है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इसके ऊपर एक तबसरा किया है। वो कहते हैं कि असल डील ये थी कि नवाज शरीफ की रिहाई और बैरून मुल्क भेजने के बदले नून लीग के तमाम MNAs जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट देंगे। तो अब जनरल बाजवा का इस बात पर कोर्ट मार्शल कब होगा, ये मुशाहिद हुसैन सैयद पूछ रहे हैं, क्योंकि डील तो उन्होंने की और डील पूरी भी कर ली और सब ने देख भी लिया। नवाज शरीफ को बाहर भी जाली रिपोर्ट्स बनाकर, और वो फैसल बॉडा तो कह रहे हैं कि मेरे कुत्ते का, कि पता नहीं किसके कुत्ते का खून था। हम तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि जो केमिकल उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, EDTA आई गेस, उसका ऊपर नीचे इस्तेमाल करके या उसको गलत तरीके से प्रोसेस करके उससे ये सब कुछ करवाया गया। बहरहाल वापस आते हैं। तो अब ये तो वाज़ेह है कि अकेले फैज़ हमीद का इसमें कोर्ट मार्शल जो है उसकी कोई मंतक अभी तक नहीं बनती, और अब इसमें कई आवाज़ें और उठना शुरू हो गई हैं। जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, मगर इमरान खान ने दो टोक इनकार कर दिया। इसी इनकार का इंतकाम लेने के लिए वो इमरान खान के खिलाफ हो गए और अदमे एतमाद ले आए नजम सेठी साहब का भी तज्जिया यही है कि ये जनरल बाजवा का सारा कारनामा है। उन्होंने हुकूमत गिराई क्योंकि इमरान खान एक बार फिर उन्हें एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे। तो मतलब जो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है वो जनरल बाजवा ही कर रहे थे, असल में फैज़ हमीद से करवा रहे थे, अगर आप ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना है तो। जो असल उसका मास्टरमाइंड, जो लफ्ज़ आप लोगों को बहुत पसंद है हमारे मिलिट्री जनरल्स को, तो मास्टरमाइंड को आप बीच में से क्यों छोड़ रहे हैं, ये अभी तक हमारी समझ से बाहर है। आज मैंने एक ट्वीट भी की लंबी चौड़ी, जिसमें मैंने जो पूरे का पूरा बैकग्राउंड रखा। पहले तो सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से एक बात क्लियर की ताकि लोगों को ये समझ हो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी रिपीट कर दूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब से मेरे जो मरासम थे वो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम से ज़्यादा कभी नहीं थे, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हाउस भी जब हम कहते हैं तो उसका मतलब भी ऑफिस ही है। वो जो एक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस है, दोनों ऑफिस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनी गाला में रहते थे इमरान खान, तो वो उनका हाउस नहीं था, वहाँ भी ऑफिस ही था। तो उनके मैं साथ होता था, तो जाहिर है जो भी आता था मुलाकात होती थी। तो फैज़ साहब भी जब आते थे मुलाकात होती थी, आमने सामने आ गए तो सलाम और वालेकुम अस्सलाम, इससे ज़्यादा ना उन्होंने कभी मेरे से कोई बात की ना मैंने उनसे कभी बात की। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुझे शौक़ होता, उनको शौक़ तो नहीं था ज़ाहिर है मेरे से मरासम बढ़ाने का, वरना वो बात करते। मुझे भी कभी नहीं था, वरना मैं उनसे बात करता, क्योंकि DGISI के साथ कोई भी मरासम बढ़ाए तो ऐसा ही लगता है कि आपको बहुत शौक़ है या आप बहुत करीब होना चाहते हैं। और मेरी जो कुर्बत थी इमरान खान साहब के साथ, मेरे ख़्याल में ये गलत था कि उस कुर्बत के बाद मैं कोई किसी और ओहदे के बहुत करीब होता। अगर होता तो फिर मैं इमरान खान साहब के साथ जो मेरा जो भी प्रोफेशनल जो मेरा उनके साथ कंडक्ट था उसको मैं डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करता। इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल पूरा तोले, कोई मशीन तो नहीं है, आगा पीछा तो हो ही जाता है। इससे मुझे लगता था कि मुझे अपनी हदूदो क़यूद में रहना चाहिए। और लेकिन फैज़ हमीद साहब के हमारे बहुत सारे लोगों के साथ बड़े ज़ाती किस्म के मरासम थे, और वो लोग उनसे फैज़याब भी होते थे। जब मैं फैज़याब कह रहा हूँ तो ज़ाती फैज़याब भी होती है, हुकूमती लेवल की मैं बात नहीं कर रहा। गिफ्ट्स एक्सचेंज हो जाना ज़ाती तौर पर, जाहिर है उनका नाम शाम इस्तेमाल करके अपने काम वाम करवा लेना, DGISI एक बहुत बड़ी पार होती है। और भी फैज़याब होने की कई चीज़ें और किस्में होती हैं जो ज़ाती दोस्तियों में आप गिफ्ट्स और दूसरी चीज़ें करते हैं। लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि जब फैज़ हमीद मुसीबत में है तो कोई उनके लिए नहीं बोल रहा, जिनके बहुत ज़्यादा मरासम थे उनके साथ। और किसी ने एक ट्वीट तक नहीं की कि यार ये उनके साथ ज़्यादती की है। अगर आपने सज़ा देनी थी तो आर्मी चीफ जो उस वक्त के बाजवा थे उनको भी देते, या बाद वाले आर्मी चीफ, या जो भी आसिम मुनीर उस वक्त DGMI थे उनको भी सज़ा दें। सब ने ये मिलके ही किया था।
ये अगर अकामा पनामा आपने वजह बना के दी है तो तब भी दें, अगर आपने इमरान खान की हुकूमत गिराने की वजह बना कर दी है तब भी दें, कोई भी जो भी वजह आपने सियासी इंजीनियरिंग सियासी इंटरफेरेंस की आपने दी है। बाजवा साहब तो खैर बता गए कि 70 साल से फौज इन्वॉल्व थी, तो फिर पिछले वालों को भी सबको दें, लेकिन जो भी है उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। हैरान हूं मैं उन तमाम, और ये तमाम पार्टियों में होंगे ऐसे लोग जिनके पर्सनल मरासम थे, ज़ाती फैज़याबी जो लेते रहे होंगे फैज़ साहब से, और कईयों को मैं जानता हूं, बहुत सारों को, मीडिया में भी, लेकिन किसी में इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो कहें कि अकेले फैज़ हमीद को आपने क्यों सज़ा दे दी है। हालांकि मैं आपको ये बता रहा हूं बार बार कि ये सज़ा जो है ये बाद में रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्चुअली आपसे बात कर रहा हूं कि उन लोगों को एक यार ट्वीट तो बनता है आपका, आपने फ़ायदे उठाए हुए हैं, इतनी बेरुखी क्या, इतनी तोता चश्मी क्या। अब जब मैंने कहा कि मेरे उनसे कभी भी कोई बहुत ज़्यादा मरासम नहीं थे, और तो उस वक्त तो मुझे वजह नहीं पता थी, लेकिन अब बाद में वजह पता चली जब मैं अगवा हुआ और गिरफ्तार हुआ, जो भी आपने उसे कहना, शुरू में अगवा था, बाद में गिरफ्तारी थी, और फिर जब मैं छूट के बाहर आया, रिहा होकर बाहर आया, तो मुझे बाद में पता चला कि फैज़ साहब मुझे सख्त नापसंद करते हैं, और जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा था बाहर मनफी कि जी मैं तो ISI को सब कुछ अंदर बताया हूँ या एजेंसीज़ को बताया हूँ और मैंने बयान दे दिए हैं, या मैं उन्हीं का बंदा था, या वटेवर जो भी प्रोपेगेंडा बाहर किया जा रहा था, उसमें मुझे कुछ लोगों ने, बहुत ही जय्यद लोगों ने बताया कि उसमें फैज़ साहब ने भी अपना हिस्सा डाला। अब सच क्या है झूठ क्या है वो फैज़ साहब को पता होगा, मैं क्योंकि वो इस वक्त मुसीबत में हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं इस वक्त मैं उन पर हमले करूं। और उसके अलावा भी मुझे कई लोगों ने बताया बाद में, जाहिर है क्योंकि उस वक्त वो पावर में नहीं थे, पावर में जब को होता है तो आपको कोई उसके बारे में कम ही बताता है, तो और कई लोगों ने, मोतबर लोगों ने बताया कि फैज़ साहब आपको पसंद नहीं करते थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो फैज़ साहब के बड़े करीबी लोग थे उन्होंने मुझे ये बात कन्फर्म की, बट दैट्स फाइन। ना मैंने कभी उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, तो मुझे गिला किस चीज़ का उनसे कि वो मुझे पसंद करते थे। मैंने कौन सा कोई एफर्ट की कि वो मुझे पसंद करें। हो सकता है वो DG ISI थे, वो चाहते हों कि यार ये एफर्ट करे और फिर हमारी कुर्बत बने, तो मैंने अगर नहीं की तो बजा है। लेकिन कम अज़ कम आज जो फैज़याब हो रहे थे वो तो आवाज़ उठाएं, चलें वो नहीं उठाते तो हम उठाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि फैज़ हमीद को इंसाफ दो, मेरे उनसे जो मरासम भी थे वो जब वो बाहर आएंगे कभी तो हम उनसे बात कर लेंगे, या कभी मौका आएगा तो हम उनसे सवाल पूछ लेंगे, लेकिन इस वक्त वो बंदा मुसीबत में है, तो क्यों ना या तो बाजवा का भी आप करें कोर्ट मार्शल, और आसिम मुनीर का भी करें जो उस वक्त DG MI थे, अगर उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, अगर बाजवा ने नहीं किया। अकेले फैज़ को आप उठाकर मिसाल बना रहे हैं सब में से, इसलिए कि वो काबू आ गया आपके, रानी साहबा ने कह दिया या किसी और ने कह दिया है, मतलब कि आप उनके साथ ज़ाती स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं होता। एहतसाब और इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नज़र आए और पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से आए। फैज़ हमीद साहब को मैं पसंद नहीं था, या वो भी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वो मुसीबत में है तो मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद ना करूं। कुरान में अल्लाह मियाँ वाज़े कहता है कि किसी से इतनी नफ़रत ना करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। तो अब वो मुसीबत में है तो हमें सबको उनके लिए, ये मुझे नहीं पता उन्होंने ये सब कुछ किया या नहीं किया तो सब सारे सबूत आवाम के सामने रखें और एहतसाब करें और दें सज़ा। अच्छा है आपने कहीं से शुरुआत की, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाएं, ऐसा नहीं कि तुम दें एक को पकड़ के जिसके साथ आपकी नहीं बनती। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फैज़ हमीद हो या कोई भी हो, हम उसके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। आगे चलते हैं जी। ये अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। खुर्रम ज़ीशान साहब के ऊपर हमला हुआ। ज़ाहिर है खुर्रम ज़ीशान के ऊपर उनके घर पर हमला हुआ, आपको पता है, उन पर मैंने कह दिया माजरत, वो घर पर नहीं थे, उनके भाई के घर पर, जहां उनका जो मुहाफ़िज़ था, मुलाज़िम था, शदीद ज़ख्मी हुआ और घर के अंदर सीधी फायरिंग की गई। मतलब सीधा सीधा कातलाना हमला था। मुलाज़िम बच गया, जान बच गई, लेकिन ज़ख्मी हुआ। अब एक FIR दी है पुलिस ने। ये जाहिर है इसमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये उनका काम नहीं है, ना ही चीफ मिनिस्टर मौजूदा, उन्होंने वाजे कहा हुआ है कि मैंने किसी किस्म की इंटरफेरेंस वहाँ की पुलिस के मामलात में नहीं करनी। लेकिन पुलिस को तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए ना कि वो क्या कर रही है। अगर चीफ मिनिस्टर एक प्रोफेशनल है, पूरे अपने किरदार और इंटेग्रिटी के साथ अपनी पोजीशन पर खड़ा होना चाहता है, तो आपको तो इंसाफ करना है ना। अगर चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के लिए आपसे कोई नाजायज़ जायज़ बात नहीं मांग रहा तो आप तो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। ये एक्सक्लूसिव हम आपके सामने FIR रख रहे हैं। इस FIR के अंदर 5 वीगो डाले आए। वहाँ पर जो मुहाफ़िज़ था वो ऐनी शाहिद है जो कुछ हुआ, कितने लोग थे, कैसे फायरिंग की, क्या उनके हुलिये थे, वीगो डालों के क्या रंग थे, कितने थे, कोई जिक्र नहीं है इस FIR में कि कितने वीगो डाले थे। 5 वीगो डाले थे।
फिर खुर्रम ज़ीशान को फैसल वोडा साहब और दूसरे लोग जो हैं वो खुली कत्ल की और दूसरी धमकियां देते रहे। याद कीजिए, ये टेलीविजन पर बैठकर कहा गया कि उनका हशर, उनको ढूंढ रहे हैं, निकाल के उनका हशर वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। इन कत्ल की खुली धमकियां थी। उन जो प्योर पेशगी धमकियां थी, जो जाहिर है इंटेंट क्लियर करती हैं, जो बताती हैं कि हमला कहां से हुआ, किन्होंने करवाया, उन धमकियों का भी इस एफआईआर के अंदर कोई जिक्र नहीं है। हैरानी की बात है। फिर ना 5 वीगो डालों का कोई जिक्र है। फिर वहाँ पर सब्सटेंशियल फायरिंग हुई, उनके फैमिली मेंबर्स थे और उनकी फैमिली के ऊपर एक 25 लोग 30 लोग आकर वीगो डालों में सीधी फायरिंग करते हैं, बंदा जख्मी होता है। यहाँ पर तो छींक मारने पे टेररिज्म के सेक्शंस लग जाते हैं इस एफआईआर में, जहाँ असल में टेररिज्म हुआ है, जहाँ पर असल में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। टेररिज्म का कोई सेक्शन इन्वोक नहीं किया गया इस एफआईआर के अंदर। कोई उनकी जो पहले से रिसीव्ड थ्रेट से उनकी बात को और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके अंदर डाली जा सकती थी जिससे मुजरमान पकड़े जा सकते, वो कोई जिक्र नहीं है। तो पुलिस से हम यही कहते हैं कि इससे तो बेहतर था कि आप एक मोहब्बतनामा ही लिख लेते, दर्ज कर लेते। मैं इसके बावजूद मैं चीफ मिनिस्टर की सताइश ही करूंगा, क्योंकि ये उनका अच्छा फैसला है कि वो पुलिस के कामों में इंटरफेयर नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ हम सबका फर्ज बनता है कि पुलिस का ये जो किया हुआ काम है, इसको हम इस पर पुलिस से ज़रूर जवाब तलबी करें कि आपने ये क्या हरकत की है, क्यों आपने इसके अंदर टेररिज्म के सेक्शंस नहीं लगाए और बात पूरी खोल कर आपने क्यों नहीं की। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।